नमस्कार दोस्तों, आज है 24 अगस्त 2021 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर को। दोस्तों आप इसकी पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और आपको ये पीडीएफ फाइल वहाँ पर मिल जाएगी। और साथ ही अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर इकोनॉमिक्स ईजी को टाइप करके भी आप वो चीज़ें ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों आज के हिंदू न्यूज़पेपर में कुछ सेलेक्टिव न्यूज़ ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिन पर मैं डिटेल डिस्कशन भी करने वाला हूँ। ठीक है, चलो फ्रंट पेज पर अगर हम देखें तो सबसे पहली न्यूज़ ये आ रही है कि मोदी नॉन कमिटमेंटल ऑन बिहार टीम डिमांड फॉर कास्ट सेंसियस। आप जानते हैं भारत की जो जनगणना है वो होनी स्टार्ट होने वाली है। वैसे 2021 में होने के लिए थी, बट अभी भी जैसे 2021 ही चल रहा है, बट अभी तक हो जानी चाहिए थी। बट ये काम थोड़ा सा स्लो चल रहा है। रीज़न है, आप जानते हैं कोविड-19 चल रही है, घरों में जा जाकर ये डेटा कलेक्ट करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। बिकॉज आप जानते हैं सैम्पलिंग के दो तरीके होते हैं, सेंसियस और सैम्पलिंग मेथड। तो सैम्पलिंग मेथड में तो ये होता है कि पूरी पॉपुलेशन में से कुछ सेलेक्टिव पॉपुलेशन का सैंपल उठा लो और उसके बिहाफ पे पूरी पॉपुलेशन के बारे में बता दो। लेकिन जब हम भारत की जनगणना निकालते हैं तो उसमें सेंसियस मेथड लगाए जाते हैं, यानी हर एक पर्सन से इंडिविजुअली पूछा जाता है, उनकी जानकारी ली जाती है। अभी बिहार गवर्नमेंट ने ये बोला है कि जब आप सेंसियस करते हो यानी पॉपुलेशन की काउंटिंग करते हो, उस टाइम पर कास्ट को भी काउंट करना चाहिए कि कौन से रिलीजन या कौन सी कास्ट के कितने लोग अवेलेबल हैं इस टाइम पर। तो ये डिमांड रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि जब वो सेंसियस अपनी करें तो वो कास्ट को भी कंसिडर करते हुए चलें, ताकि हमें ये पता चल पाए कि किस कंट्री में किस स्टेट के अंदर किस कास्ट के लोग ज़्यादा रहते हैं, ताकि हमें स्कीम्स बनाने में उसके हिसाब से फ़ायदा पहुंचे। मेरे हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया, मतलब यहाँ पर हिंदू या कास्ट रिलीजियस की बातें नहीं की जा रही, यहाँ पर कास्ट की बात की जा रही है, वो भी इसलिए ताकि हम उनके लिए एक बेहतर प्लान बना सकें। तो ये बहुत ही अच्छा है। देखते हैं मोदी गवर्नमेंट इसको इस अपील को मानती है या नहीं मानती है, वो उनके ऊपर है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगर हम चलें तो यहाँ पर क्या बोला गया है, आपको मैंने कल की न्यूज़ में भी बताया था कि जो इनकम टैक्स का जो पोर्टल है वो काफ़ी टाइम से बहुत ख़राब चल रहा है, और वैसे ये पोर्टल जो है वो इन्फोसिस से बनवाया गया है। ठीक है, अब जब ये पोर्टल है ये काम ढंग से नहीं कर रहा है, तो जून की 5 तारीख को जो फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने अनाउंस किया था कि हम ई फाइलिंग के लिए एक नया पोर्टल बनाएंगे। दोस्तों मैं खुद भी रिटर्न फाइल करता हूँ, मुझे पता है कितनी प्रॉब्लम्स आ रही है नए वाले पोर्टल के अंदर। फिर 7 जून को इन्होंने क्या किया था कि जो पोर्टल है उसको लाइव डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया था कि आप किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हो। 8 तारीख को निर्मला सीतारमण ने ये कहा था कि कोई भी परेशानी नहीं आएगी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि कोई ग्लिचेस ना आए, कोई टेक्निकल इश्यूज़ ना आए जिससे आपको प्रॉब्लम हो। और अगस्त की 21 और 22 तारीख को हमने देखा कि बहुत ज़्यादा पोर्टल के अंदर प्रॉब्लम्स आने लगी। इवन रिटर्न फाइल करते टाइम वो पोर्टल ही शट डाउन हो जाता था, बार बार रिफ्रेश करना पड़ता था, जिसके बाद भी काम नहीं होता था। और 23 अगस्त को बोला मिनिस्ट्री ने कि 15 तारीख तक की डेडलाइन है कि जितने भी ग्लिचेज आ रहे हैं या जितनी भी प्रॉब्लम्स पोर्टल पर आ रही है उनको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करें, क्योंकि 30 सितंबर जो इंडिविजुअल की रिटर्न का होता है वो लास्ट डेट होती है। वैसे इंडिविजुअल की रिटर्न की लास्ट डेट 31 अगस्त होती है, 31 जुलाई होती है, बट इस बार थोड़ा सा डेट को एक्सटेंड किया गया था कोविड-19 की वजह से। बट स्टिल देखा जा रहा है कि टेक्निकल इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। देखो आप लोगों के एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से क्या चीज़ है, आप लोगों के एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है कि इनकम टैक्स की जो रिटर्न्स जाती हैं उनमें 3 डेट्स होती हैं। इंडिविजुअल की रिटर्न की लास्ट डेट होती है 31 जुलाई ऑफ असेसमेंट ईयर, और अगर हम बात करें कॉर्पोरेट असेसी की तो उसकी लास्ट डेट होती है 30 सितंबर ऑफ असेसमेंट ईयर, और अगर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाली कंपनीज़ की बात करें उनकी लास्ट डेट होती है 30 नवंबर ऑफ असेसमेंट ईयर। यहाँ पर रिटर्न भर देनी चाहिए। लेकिन आजकल क्या देखा जा रहा है कि नया पोर्टल बनाया गया, नई वेबसाइट बनाई गई, लेकिन वो ढंग से काम नहीं कर रही है, तो रिटर्न भरने में लोगों को परेशानी आ रही है। कहा जाता है कि जिस देश में इनकम टैक्स पे करने के लिए भी आपको परेशानी को सामना करना पड़े, तो ऐसे में कौन व्यक्ति होगा जो इनकम टैक्स पे करेगा परेशानी के साथ, वो फिर इनकम टैक्स की चोरी करने लगेगा, यानी हमारे देश का पैसा मारा जाएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान पर रखते हुए ही चीज़ें करनी चाहिए। मतलब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए था, नया पोर्टल तब बनाना चाहिए था जब उसको पूरी तरीके से चेक कर लेते कि हाँ, जब 135 करोड़ की आबादी का लोड उस पर पड़ेगा, वैसे 135 करोड़ टैक्स पेयर नहीं है हमारे पास, वो तो कुल आबादी है, तो क्या वो सही से वर्क करेगा नहीं करेगा। इन्फोसिस को छोटी मोटी कंपनी नहीं है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट को ना चीज़ों को पहले से प्री प्लान करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है निर्मला सीतारमण जी जो भी काम कर रही हैं वो बिना किसी प्लानिंग के बस कर देती हैं। मतलब ये आई थिंक उस फिलॉसफी पे काम करती हैं कि एक बार रास्ता चूज़ कर लो, उसके बाद सही बनाने पर हम मेहनत करेंगे। भाई पहले आप सही बनाओ, उसके बाद रास्ता चूज़ करो, ताकि पब्लिक को दिक्कत ना आए। ये आपकी पर्सनल लाइफ नहीं, ये पब्लिक की लाइफ है, पब्लिक को दिक्कत हो रही है। अगर आपका अपना इंडिविजुअल डिसीजन होता आप बिल्कुल लीजिए, बट जहाँ पब्लिक के डिसीजन की बात आएगी तो आपको सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। तो कई बार मैंने निर्मला सीतारमण जी के ऐसे डिसीजन देखे जो कि एग्जीक्यूशन सही से नहीं हो पा रहे। हो सकता है देखो 15 तारीख की लास्ट डेट दे रखी है, हो सकता है अब एग्जीक्यूशन इस पर सही से हो जाए। ठीक है, चलो खैर, हमारा ज़्यादा मुद्दा किसी को क्रिटिसाइज करना नहीं होता, बट ये होता है कि हम अपने व्यूज़ और ओपिनियन रख सकते हैं किसी भी पर्सन को लेकर। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर आप देख सकते हैं कि काबुल के अंदर 75 लोगों
को दोबारा वापस लाया जा चुका है। दोस्तों अब मैं काबुल के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, क्योंकि हमारा मुद्दा ये नहीं है कि आज की डेट में कितने लोग आए कितने नहीं आए। हाँ, थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर लेंगे, बट डिटेल डिस्कशन वहीं होगा जहाँ पर हमें काबुल के अंदर कोई नई चीज़ होती हुई नजर आएगी। ठीक है, जैसे काबुल के अंदर इस्लामिक धर्म को जो है वो ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, उसके अंदर भी ये कहा जा रहा है कि वुमेन एम्पावरमेंट को ख़त्म किया जाए, यानी वुमेन्स को पढ़ने का अधिकार नहीं है, वुमेन्स को बाहर निकलने का अधिकार नहीं है, और अगर वो बाहर निकलेंगी तो बुर्का पहन के निकलेंगी। मतलब वो पूरा प्रॉपर इस्लामिक धर्म जिसे होता है उसको फॉलो करने के लिए बोलता है, और उसमें भी वो अपनी कुछ कंडीशंस लगाते हैं। एक होता है इस्लामिक धर्म को फॉलो करना, एक होता है इस्लामिक प्लस अपनी कंडीशन लगाना। यहाँ पर इस्लामिक जो तालिबानी ग्रुप है ये क्या करे, इस्लाम प्लस अपने खुद के रूल्स जो हैं वो इम्पोज कर रहे हैं वहाँ के लोगों के ऊपर। कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर वो मेल्स को डोमिनेंट पोजीशन पर दिखाना चाहते हैं, और जो पैसिव रोल है वो गर्ल्स का दिखाना चाहते हैं। वुमेन एजुकेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, वुमेन्स को काम नहीं करने दिया जाना चाहिए। वो लोग बोलते हैं वुमेन को काम करने दें, लेकिन याद रखना तालिबानी दोगली है। दोगली का मतलब है बोलती कुछ है, बोलना कुछ होता है, कथनी कुछ और करनी कुछ होती है इनकी। ठीक है, और आप देख लेना इनकी बोली हुई चीज़ें कभी भी सही नहीं होती हैं। इसके बाद यहाँ पर राइट हैंड साइड पर एक छोटी सी न्यूज़ आपको नजर आ रही है, छोटा सा आर्टिकल, गोयल हिंट्स एट टिट फॉर टैट ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस। देखो याद रखना, हर कंट्री चाहती है उसके माल बाहर जाके बिके, यानी जैसे अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इंडिया बाहर माल बेचना चाहती है, इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। हम एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहते हैं और इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। तो क्या होता है, जैसे हम लोग, हमारी फिलॉसफी है कि हम इंपोर्ट कम से कम करें, ऐसी तो सामने वाली कंट्री की भी फिलॉसफी होगी वो इंपोर्ट कम से कम करे जिसको हम अपना माल बेच रहे हैं। तो ऐसे में कई कंट्रीज ऐसी होती हैं जो माल ना आ पाए, यानी एक्सपोर्ट कम हो, मतलब उनका एक्सपोर्ट बढ़े पर दूसरे का जो एक्सपोर्ट है वो कम हो जाए, तो वो रेस्ट्रिक्शंस लगा देती हैं। अब मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ, दो टर्म्स आज आपको मैं बताऊंगा, वो ध्यान से सुनना। एक काउंटर वैल्यूइंग ड्यूटी और एक एडिशनल एंटी डंपिंग ड्यूटी। देखो एक एग्जांपल के तौर पे मान लो कि चाइना में कोई प्रोडक्ट 100 रुपये का बन के तैयार होता है, बट चाइना वाले इंडिया में वही प्रोडक्ट 80 रुपये में बेचते हैं, यानी लॉस पर बेचते हैं, ताकि इंडिया का जो मार्केट है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। मेरी बात को सुनना ध्यान से। चाइना के अंदर एक प्रोडक्ट 100 रुपये का बनता है, बट चाइना वाले उसी प्रोडक्ट को इंडिया में 80 रुपये में बेचते हैं, ताकि इंडियन मार्केट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए और चाइना का ही माल बिके। ऐसे में जब इंडिया वालों को पता चलता है कि हाँ चाइना वाले अपनी कॉस्ट से भी नीचे जाके अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं इंडिया के अंदर, तो ऐसे में जब इंडिया उनसे इंपोर्ट करता है तो एक एडिशनल ड्यूटी लगा देता है जिसको बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। क्या बोलते हैं? एंटी डंपिंग ड्यूटी बोलते हैं। अब ये एंटी डंपिंग ड्यूटी जो लगाई जाती है वो उतनी लगाई जाती है जितने की वो अपनी कॉस्ट के बराबर आ जाए। तो ऐसे में क्या हुआ, जो हमारे डोमेस्टिक ट्रेड्स हैं, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं, वो प्रमोट हो जाती हैं और उनको जो उनकी जो लॉस है वो बच जाती है। तो हमने ट्रेड रेस्ट्रिक्शन लगाया ना, लेकिन तब लगाया जब सामने वाली कंट्री ज़्यादा चालाकी दिखा रही थी। दूसरा टर्म आता है आपका काउंटर वेलिंग ड्यूटी। काउंटर वेलिंग ड्यूटी में क्या होता है, जैसे चाइना वालों ने अपने एक्सपोर्टर को बोला तुम जब माल इंडिया बेचोगे तो क्योंकि तुम एक्सपोर्ट करो तो हम आपको कई सारे इंसेंटिव्स देंगे, जिसकी वजह से तुम्हारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऐसे इंसेंटिव से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी। हमारे इंडिया में जब वो माल कम से कम रेट पर आएगा तो इससे हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ क्या होंगी, अफेक्ट होंगी, लॉस में जाएंगी। तो ऐसे में जितना उनके एक्सपोर्टर को सब्सिडी मिली है उसके बराबर ही हम उस पर क्या लगा देंगे, टैक्स लगा के उसकी कॉस्ट को बराबरी पर ले आएंगे। तो ये दो टाइप की ड्यूटीज़ होती हैं जो हर कंट्री लगाती है, और हम तो दबा के लगाते हैं, क्योंकि हमें अगर पता चले सामने वाली कंट्री हमारे साथ खेल खेलने की कोशिश करिए तो हम डबल खेल खेल जाते हैं उनके साथ। तो कहा ही जा रहा है कि लोग इनकी आड़ में आके ज़्यादा रेट लगा देते हैं। जैसे काउंटर वेलिंग ड्यूटी अगर 20 रुपये लगानी तो वो 50 लगा देते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी 10 लगानी तो वो 50 लगा देते हैं, मतलब उसका मिसयूज़ कर रहे हैं। तो वही कहा गया कि अगर कोई बंदा हमारे एक्सपोर्ट वाले प्रोडक्ट के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी ज़बरदस्ती लगा रहे, जबकि लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो याद रखना हम भी उसके प्रोडक्ट पर कभी ना कभी ये काम करेंगे, यानी टिट फॉर टैट। आप जानते हो जो ट्रेड मिनिस्ट्री है वो पीयूष गोयल के पास है, उन्होंने साफ साफ ये बोला है कि अगर कोई भी कंट्री हमारे एक्सपोर्ट के साथ कोई भी इंपोर्ट कोई भी ड्यूटी एडिशनल लगाती है जिसको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, स्टिल लगाती है, तो याद रखना कि उनका प्रोडक्ट जब इंडिया में आएगा कोई ना कोई, तो हम भी वही करेंगे जो उन्होंने हमारे साथ किया, यानी टिट फॉर डैट की पॉलिसी चलाई है। दोस्तों मैं रिपीट कर दूं, अभी आप मुझे कमेंट करके बताओगे काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होती है और एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है। ये दो टर्म्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम आगे चलें तो फर्स्ट जो आपका पेज था इसमें सिर्फ आपके लिए इतना ही न्यूज़ जो है वो ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इस वाले पेज में भी कोई ज़्यादा खास चीज़ें नहीं है। थर्ड पेज के अंदर ये लोकल न्यूज़ है, बट मुझे आपको बताना बहुत ज़रूरी है। क्यों बताना ज़रूरी? क्योंकि जो दिल्ली गवर्नमेंट है ना, यानी आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट है, ये हर टाइम कुछ ना कुछ नया और इनोवेटिव करने की कोशिश करती है। मैं रिपीट कर दूं दोस्तों, मैं आम आदमी पार्टी से 1% भी इन्फ्लुएंस नहीं हूँ। बीजेपी अच्छा काम करती है, मैं उसकी भी तारीफ़ करता हूँ। कांग्रेस अच्छा काम करती है, मैं उसकी भी तारीफ़ करता हूँ। केजरीवाल भी अच्छे काम करते हैं, उनकी भी तारीफ़ करता हूँ। यहाँ पर हमारा मुद्दा पॉलिटिकल पार्टी से बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, पर्सनल चॉइस बताऊँ, मुझे केजरीवाल बहुत पसंद है। रीज़न बिकॉज वो जो भी काम करते हैं एक पढ़े लिखे इंसान होने के नाते करते हैं। उनका पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं, वो पढ़ी लिखी लीडरशिप होती है। ऐसा मेरा ओपिनियन, हो सकता है मेरे ओपिनियन से
खुश ना हो, बट मुझे लगता है एक पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री होगा देश का तो वो ज़रूर डेवलपमेंट करेगा। आप जानते हैं कि दिल्ली जो है वो इंडिया की कैपिटल है। कभी अगर दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ता है तो ये नहीं कहा जाता दिल्ली में बढ़ा, ये कहा जाता है इंडिया में पॉल्यूशन बढ़ा। और आप जानते हैं 2020 का जो डेटा है और 2021 के अंदर भी डेटा जब निकाला गया था ना पॉल्यूशन का अप्रैल महीने में, तो ये पता लगा कि इंडिया सबसे पॉल्यूटेड कंट्री में से एक है। तो ऐसे में दिल्ली के अंदर आप जानते हैं दिल्ली का सरफेस एरिया जो कहते हैं ना जियोग्राफिकल लोकेशन, वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, दिल्ली बहुत छोटी है। उसके अंदर इतने कंट्रीज़ के इतने स्टेट्स के लोग यहाँ पर आके रहते हैं, तो यहाँ पर भाई साहब जाम बहुत लगता है। क्योंकि देखो मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, मुझे पता है जाम कितना लगता है। उससे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन सारी चीज़ें होती हैं। तो खास तौर पर केजरीवाल ने क्या किया, आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये बड़े बड़े क्या है कंपाइलर हैं, इसके अंदर फैंस चलते हैं। ये कंपाइलर कनॉट प्लेस में लगाया गया है सेंट्रल दिल्ली के अंदर। तो कनॉट प्लेस ये मैंने खुद ने कल देखा है, कल मैं कनॉट प्लेस में ही था, मैंने खुद ने ये चीज़ देखी। ये तकरीबन 24 मीटर ऊंचा है, ठीक है। अब इस कंपाइलर की खास बात क्या है, ये क्या करता है, जैसे आपके घर में एग्जॉस्ट फैन लगा होता है, जैसे एसी भी लगा होता है, तो अंदर की गर्म हवा जो है वो बाहर फेंक देता है। यहाँ ये उल्टा करता है, ये बाहर की गर्म हवा और पॉल्यूटेड हवा को अपने अंदर सक करता है और उसके बाद फ्रेश एयर जो है वो रिलीज़ करता है, जिससे कि जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं जो हमारी सांस के थ्रू अंदर चले आते हैं, PM2.5 पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं जो हमारे लंग्स के लिए हानिकारक होते हैं, तो ऐसी हवा में जो दूषित होते हैं आर्टिकल्स, उन सबको ये सक करके एक फ्रेश एयर को रिलीज़ करता है। तो ये कहीं ना कहीं एक चीज़ को प्रमोट करता है, वो क्या है कि हमारे यहाँ जो पोल्यूशन लेवल है, अगर हम चाहें तो उसे अपने लेवल पे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। मतलब ये इन्होंने पहले सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लिया था, 13 अप्रैल को इन्हें ऑर्डर मिल गया था 2020 के अंदर कि हाँ अगर वो ऐसा कुछ करना चाहते तो कर सकते हैं। फाइनली कल उसका इनॉग्रेशन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री केजरीवाल आए थे और उन्होंने उसका इनॉग्रेशन किया। और 24 मीटर लंबा ये एयर फिल्टर आप कह सकते हो, जैसे घरों में एयर प्योरीफायर्स होते हैं, ये बड़ा एयर प्योरीफायर है जो कि कनॉट प्लेस में लगाया गया है। और 40 बड़े बड़े इसके अंदर फैन है और 5000 फिल्टर्स हैं जो कि एयर को क्या करते हैं, क्लीन एयर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और ये लगभग 1 किलोमीटर तक के रेडियस को क्या करती है, कवर करती है। माना कि अभी ये एक लगा है, अगर दिल्ली के अंदर ऐसे कई सारे स्टेशन लगा दिए, 50-60 लगा दिया है, तो दिल्ली की एयर अराउंड एंड अराउंड 70 to 80% जो है वो शुद्ध हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि बाकी स्टेट को भी कुछ ऐसे ही प्लान्स लाने चाहिए जिससे कि हमारे यहाँ पर जो पोल्यूशन लेवल है वो कम हो पाए। देखो पोल्यूशन किसी एक का नहीं होता, ये नहीं कहूँगा कि दिल्ली के बादलों में पोल्यूशन है तो वो हरियाणा में नहीं जाएगा, भाई साहब वो कहीं भी जा सकता है। तो हर स्टेट को इस टाइप के इंसेंटिव लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जो केजरीवाल ने लिए। इसके बाद अगर हम आगे यहाँ पर चलें तो यहाँ भी ऐसा कुछ भी नहीं है, ये थोड़ी पॉलिटिकल न्यूज़ है जो हमारे काम की बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलिए इसके बाद इस वाले पेज पर भी कुछ नहीं है, मुझे लगता है अब एडिटोरियल वाले पार्ट पर जाना पड़ेगा। एडिटोरियल वाले पार्ट के अंदर सबसे पहला एडिटोरियल जो आपको नजर आ रहा है वो क्या है, अ प्रैग्मेटिक अफगान बिहाइंड द रिलीजियस ग्रैप्स। अब ये क्या है, ये अफगानिस्तान को लेकर यहाँ पर बातें बोली गई हैं कि किस तरह से जो तालिबान है उसने जैसे 20 साल पहले कैप्चर किया था, सेम सिचुएशन अभी आ गई जिसने कैप्चर कर लिया। अब तालिबान में सरकार बनाने के लिए जो ओसामा बिन लादेन का जैसे ग्रुप होता है, लश्कर ए तैयबा होता है, इन ग्रुप से डिस्कशन करके ही एक नई सरकार बनाई जाएगी। और देखते हैं कि इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरह से ये लोग फ्रेम करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोलेंगे बट फ्रेमिंग पॉलिसी बोलेंगे, ये किस तरह से मंत्री लोगों का मंडल बनाएंगे, किस तरह से ये पॉलिसी को एग्जीक्यूशन करवाएंगे, ये सारी चीज़ें मैं रिपीट कर दूं, मैं इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा बिकॉज ये हर दिन का हर मौसम आम की तरह हो गया जो हमेशा आता ही आता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्टेइंग इन्वेस्टमेंट्स, अभी ये क्या बोला गया है कि जैसे अफगानिस्तान है, ठीक है। अभी आप जानते हैं अफगानिस्तान से हम पूरे इंडियंस को वहाँ से अपने इंडिया में लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम इंडियंस को वहाँ से खाली करवा रहे हैं। अभी इमरजेंसी टाइम चल रहा है इसलिए हम इंडियंस को इंडिया में लेकर आ रहे हैं, बट जब सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी, सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी, वैसे ही हम लोग दोबारा जाके वहाँ पर जो भी हमारे व्यापार या जो भी हमारे डिप्लोमेट्स हैं वहाँ जाके जैसे काम चलता था वैसे ही चलाएंगे। क्योंकि अभी सिचुएशन थोड़ी कायोटिक है, तो यहाँ पर इंडिया ने साफ साफ बोल दिया है कि अगर अफगानिस्तान की तरफ से अगर सही चीज़ें चलती रही तो हम उनसे ट्रेड रिलेशन बना के रखेंगे, लेकिन अगर सिचुएशन बद से बदतर हो गई तो हो सकता है हमें ट्रेड रिलेशन तोड़ने भी पड़े। याद रखना किसी भी कंट्री से ट्रेड रिलेशन तोड़ना इतना आसान काम नहीं होता। देखो न्यूज़ चैनल वाले जो चीज़ दिखाते हैं वो बहुत मोल्ड करके दिखाते हैं, ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है। आप बात को समझ रहे हो, तालिबानी ने कैप्चर किया डजंट मीन कि वो पूरा ही आतंकवादी ग्रुप है, ऐसा नहीं है। ऐसा न्यूज़ चैनल वाले दिखाते तो हमारे मन में एक थिंकिंग हो जाती है, तो माउथ टू माउथ वो चीज़ें फैलनी स्टार्ट हो जाती हैं, ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है। तो यहाँ इंडिया ने भी यही बात बोली है कि अगर इंडिया देखा जाए तो उनसे ट्रेडिशनल और हिस्टोरिकल रिलेशन देखे तो बहुत अच्छे थे अफगानिस्तान के साथ। तो अगर कल को कोई भी अफगानिस्तान के अंदर सही गवर्नमेंट बना देता है तो ऐसे में हम उनसे ट्रेड रिलेशन तोड़ने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि अफगानिस्तान में हमारा जो शुगर कैन है, कॉटन है, जूट है, टेक्सटाइल
स्टाइल है, ये सारा एक्सपोर्ट होता है। कल को हमारा एक्सपोर्ट बंद होगा तो ये नहीं कि तालिबान बंद हो गया, भाई साहब तालिबान तो काम करता ही रहेगा, लेकिन हमारी इंडस्ट्रीज उससे अफेक्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर यही बात बोली गई, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा एडिटोरियल आपको देखने को मिलेगा, ये थोड़ा कांग्रेस पर है, मैं इस पर डिस्कशन नहीं करूँगा। ताउते यास, अभी ताउते यास आपको पता होगा कि साइक्लोन है जो कि हर फ्रीक्वेंसी के अंदर आते रहते हैं। खासतौर पे जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं, जो समुद्री तटीय इलाके होते हैं, उनके अंदर आपने देखा होगा साइक्लोन या जो तेज़ हवाएं होती हैं, ठीक है, बवंडर बनना, ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखी जाती हैं। अब बेसिकली आपने एक चीज़ नोटिस की हो, जब से लॉकडाउन लगा है 2020 से लेकर 2021 होने को जा रही है, ये बवंडर अर्थक्वेक जैसी सिचुएशन बहुत हमें देखने को मिलती है। रीज़न है कि जो हमारा क्लाइमेट चेंज हुआ है ना पॉल्यूशन की वजह से, इसकी वजह से ये साइक्लोन वगैरह अनवांटेड तरीके से आते हैं। वरना पहले साइक्लोन की एक टाइम डिसाइड होता था कि हाँ इन दिनों पर ये साइक्लोन देखे जाते हैं, लेकिन अब अनवांटेड साइक्लोन्स हैं जिनके बारे में मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट या वेदर डिपार्टमेंट में उतनी जल्दी प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं। रीज़न इसके पीछे बताया जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग। ये किस तरीके से हमने ग्लोबल वार्मिंग को अफेक्ट किया है कि पूरे अर्थ का जो कंपोजिशन है, आप कह सकते हो जो ग्रीन हाउस गैसेस हमारी हैं, वो उनका कंपोजिशन बिगड़ने के चलते जो हवाओं का रुख है वो बदल जाता है, और कई टाइप के जो साइक्लोन्स है वो पनपने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसका खामियाजा इंडिया को भुगतना पड़ता है। दोस्तों साइक्लोन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक आंधी तूफान आया और वो चला गया। साइक्लोन जब आता है तो ये जो तटीय इलाके में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पूरी तरह से बर्बाद कर देता है, जिसकी वजह से लोगों की जान माल की भी खतरा होती है, ठीक है। अब मैं आपको देखो इसमें आपको बताता हूँ, जैसे उड़ीसा वगैरह है, इनमें बहुत साइक्लोन्स आता है। ये वाला पॉइंट पढ़ना, द इकोनॉमिक कॉस्ट लिखा हुआ है कि नेचुरल डिजास्टर जैसे साइक्लोन हो गया या कोई भी फिनोमेना आता है तो 15% जो है वो इसमें इजाफा देखा गया सन 1999 से लेकर 2020 के अंदर। इस बीच में 12,388 लोगों की मौत हुई है, और अगर हम डैमेजेस की कॉस्ट निकालें तो 32,615 मिलियन डॉलर रुपए हमारे इसमें क्या हो गए, खर्च हो गए। और जो सबसे एक्सपेंसिव चीज़ होती है वो होती है कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डैमेज हो जाता है, और अराउंड 62% एरिया जो हमारा कोस्टल एरिया है वो फ्लड में आ जाता है। फ्लड मतलब बाढ़ वगैरह के एरिया में आता है, जिसके से अर्थक्वेक 42% बढ़ गए हैं, फ्लड 33% बढ़ गया है। तो ये इकोनॉमिक कॉस्ट होती है जो कि बहुत ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर देखना एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, एज अ रिजल्ट डायरेक्ट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ नेचुरल क्लैमिटी इंक्रीज 13 टाइम्स। अब जब नेचुरल क्लैमिटी आएगा तो गवर्नमेंट को अपना बजट भी उस हिसाब से बनाना पड़ेगा, जो कि 13 टाइम ज़्यादा बजट बनाना पड़ता है, यानी ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि इसी तरह साइक्लोन बढ़ते रहेंगे तो आने वाले टाइम के अंदर इंडिया की जीडीपी का 1.8% पैसा तो सिर्फ इसी में खर्च हो जाएगा। तो डेवलपमेंट तो रही दूर की बात। तो साइक्लोन आना कोई अच्छी चीज़ नहीं होती, इससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बहुत बिगड़ जाता है। दोस्तों जो पॉइंट मैंने पढ़ा है इनको आप भी पढ़ना, ठीक है, क्योंकि ये ज़रूरी है, इस वजह से मैंने इस पर डिटेल डिस्कशन किया है। अब यहाँ पर बात बोली है कि इंडियन इकॉनमी जो है वो रिकवरी में बहुत स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि देखो अभी हमारे यहाँ पर वैक्सीनेशन प्रोसेस उतनी ज़्यादा नहीं हुई। कहा जाता है जितना ज़्यादा वैक्सीनेशन प्रोसेस रैंप अप करेगा उतना ही ज़्यादा इकॉनमी आपकी बूस्टअप करेगी। लेकिन अभी अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर वैक्सीनेशन डबल डोज वाले जो है पूरी पॉपुलेशन का 10% भी अभी जो है हमने कवर नहीं किया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इकॉनमी का रैंप अप होना, दोबारा से बढ़ना इतना आसान टास्क बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो कहा ही जा रहा है कि जितनी भी डेवलप्ड इकॉनमी है वो तो जल्दी से रैंप अप हो जाएंगी, लेकिन जो डेवलपिंग इकॉनमी है उनको थोड़ा सा भी टाइम लगेगा। बट हम अभी स्ट्रगल कर रहे हैं और आने वाले टाइम के अंदर हम ज़रूर कामयाब होकर दिखाएंगे, ठीक है। तो ये वाली बात इसमें बोली गई है। चलो इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये अफ़गानिस्तान को लेकर है, अगेन मैं बोलूँगा ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखो, रूट ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी डिपेंड्स एज रेस्ट्रिक्शन ईज। ये बोला गया है कि जैसे इन्फ्लेशन का जो रेट है, जैसे आइकरा की अगर हम बात करें, देखो आइकरा एक रेटिंग एजेंसी है, ठीक है, जो कि रेटिंग करती है कि किस कंट्री को अगर हम लोन देंगे तो रिकवरी जल्दी हो जाएगी। जैसे AAA रेटिंग मिलती है, AAA+ मिलती है, BB, CC, DD, इस तरीके से रेटिंग मिलती है इसके अंदर। तो आइकरा की रेटिंग के हिसाब से कहा गया कि आने वाले टाइम के अंदर इंडिया की जो रेटिंग है वो सुधर सकती है, यानी इंडिया को अगर हम लोन देते हैं तो इंडिया उसकी रिकवरी आसानी से कर सकती है। तो ऐसे में इंटरनेशनल लोन जब IMF वगैरह या वर्ल्ड बैंक हमें देती है तो आइकरा की रेटिंग के हिसाब से ही वो देती है। तो इन्होंने कहा कि आने वाले टाइम के अंदर इंप्रूवमेंट देखी जा सकती है, ठीक है, ये बात यहाँ पर बोली गई। और बाकी इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो मैं अभी आपको बताऊं, ठीक है। बाकी अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में आज की डेट में हमारे पास जो 50 टॉप कंपनीज हैं वो है अदानी पोर्ट, एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस सर्विसेज, बजाज फाइनेंस, भारतीय एयरटेल,
BPCL ब्रिटानिया इंडिया, सिप्ला कोल इंडिया, डेविस लैब, डॉक्टर रेड्डी लैब, एंकर मोटर, ग्रासमिन इंडिया, HCL टेक, HDFC बैंक, HDFC लाइफ, हीरो मोटोकॉम कॉर्पोरेशन, हिंडल कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ICICI बैंक, इंडसलैंड बैंक, इंफोसिस, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ITC, JSW स्टील, कोटक बैंक, L&T, M&M, मारुति सुजुकी, नेस्ले इंडिया लिमिटेड, NTPC, ONGC, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, रिलायंस इंडस्ट्री, SBI लाइफ, स्टेट बैंक, श्री सीमेंट, सन फार्मा, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड, टाटा मोटर, टाटा स्टील, TCS, टेक महिंद्रा, टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट, UPL और विप्रो। अब अगर मैं बात करूं कि अगर कोई भी वर्ल्ड बैंक या IMF लोन देती है किसी कंट्री को, तो वो किस में देती है? HDR में, स्पेशल ड्राइंग राइट। HDR के अंदर 5 करेंसीज आती हैं। कौन कौन सी? US डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, जापानीज यूरो, चाइनीज युआन। तो दोस्तों आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में इतना ही, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पीस आउट।